एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी फंडामेंटल राइट्स। हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स में शुरू किए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने उस पर ले लिए हैं फंडामेंटल राइट्स पे। अब 2-3 लेक्चर में वो टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक। आज हम फंडामेंटल राइट का मैंने आपको प्रीवियस में कहाँ तक पढ़ाया था? मैंने आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बता दिए थे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है हमें आर्टिकल अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है, ठीक। इसको समझेंगे क्या है। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। आपको सभी जानते हैं भारत में बहुत सारी विविधता है, भारत में बहुत सारी विविधता है, यानी डाइवर्स है। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत में बहुत सारी विविधता है। इसीलिए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटीज़, मतलब जिनकी संख्या कम है। अब जिनकी संख्या कम है, बहुसंख्यक तो हो गए जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी तो संस्कृति वैसे ही संरक्षित रहेगी, लेकिन अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया है ताकि वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर जो बहुसंख्यक के प्रभाव में अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति है वो उसमें प्रभावित हो जाती है। बहुसंख्यक जो हैं, मतलब मेजॉरिटी से माइनॉरिटी की संस्कृति ख़त्म ना हो जाए, उनको प्रभावित ना करे मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ को, यानी बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की संस्कृति को प्रभावित ना करें। इसीलिए अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 के तहत कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। अब इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, तो ध्यान से समझना। आर्टिकल 21 का ए कहता है किसी भी नागरिक, यानी सभी नागरिक, मैंने आपको जहाँ नागरिक वर्ड यूज़ किया गया है वहाँ भी आपको प्रेशर दिया है कि फोर्स किया है कि नागरिकों को ध्यान रखना है कि कहाँ नागरिक है, कौन सा अधिकार नागरिकों को दिया गया है, कौन सा अधिकार विदेशी और नागरिक दोनों को दिया गया है। तो इस आर्टिकल 29 का ए यानी 29 का 1 कहता है प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने प्रत्येक नागरिक कोई अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति इसको बनाए रखे, इसका संरक्षण करें। भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखे और इसका संरक्षण करें। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी संख्या 10% या 10% से कम होती है, अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है। बहुसंख्यक अपनी संस्कृति द्वारा इनकी संस्कृति को प्रभावित ना करें, इसीलिए अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखेगा या उसका संरक्षण करेगा। एक तो यह है। अब आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 या 2 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, या शिक्षण संस्थान में, राज्य से के जो शिक्षण संस्थान है उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, वंश, जाति, भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो राज्य के संस्थान हैं, ठीक, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। अल्पसंख्यकों के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि उनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है। समझ में आया? अनुच्छेद 29 का ए कहता है प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करे, और अनुच्छेद 29 का क्लॉज 2 यानी 2
ये कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति के साथ शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए। राज्य में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थान में प्रवेश नोट करा रही हूँ, उसे नोट कर लेना। राज्य के शिक्षण संस्थान में प्रवेश में इस आधार पर उनको मना नहीं किया जा सकता, उनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, या धर्म, जाति, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद आर्टिकल 29 के 2 में। तो इसमें 2 बातें सम्मिलित हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 कहता है शिक्षण संस्थान की स्थापना, शिक्षण संस्थान की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार, अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करें, और इसके साथ साथ वो अपनी इस संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं और उसके प्रशासन का अधिकार भी दिया गया है। तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना के, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद कर सकते हैं। ठीक, समझ आया? तो 2 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है। शिक्षा और संस्कृति के अधिकार से मतलब ये है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी संस्कृति का संरक्षण करें और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, और उस शिक्षण संस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, देखरेख भी वो खुद कर सकते हैं। किसमें? अनुच्छेद 30 में कहा गया है। अब आर्टिकल 31 यानी 31 जो हमें देता है राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, ये मूल संविधान में हमें दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको लीगल राइट बना दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। एक तो इसे समाप्त किया गया और इसे 19F, ये भी संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था करता था, और आर्टिकल 31 दोनों संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था करते थे, और दोनों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब इसको मैं आपको नोट्स में डीप से समझाऊंगी। ठीक, अनुच्छेद 28 का 1 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, अच्छा ये यहाँ से शुरू हुआ है हमारा लेक्चर। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल और एजुकेशनल राइट, कल्चरल और एजुकेशनल राइट। इंग्लिश में भी अच्छे से नाम को ध्यान रखना है, कीवर्ड्स जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होने चाहिए। कल्चरल और एजुकेशनल राइट भारत की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के आशय से हमें सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। क्यों? भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है, ये भारत की विविधता बनी रहे, इसीलिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत दिए गए हैं। और 5वां मूल अधिकार है हमारा। 5वां मूल अधिकार कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक, किसमें दिया गया? अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक, इसका ध्यान रखना है, प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति लिखा है यहाँ पर, संस्कृति यानी कल्चर, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 का 2 शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के अधिकार को संरक्षित करता है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के अधिकार को संरक्षित करता है। किसी भी शिक्षण संस्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, यानी कि सार्वजनिक, किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो आपकी संस्कृति की रक्षा हो गई ना।
कि आपको अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का भी अधिकार है और आपको सांस्कृतिक तौर पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य के शिक्षण संस्थान में। अब ठीक इतना समझ आया। अनुच्छेद 29। अब एक चीज ध्यान रखिए, अल्पसंख्यक, ये अधिकार जो दिया गया है, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है अल्पसंख्यक, क्योंकि बहुसंख्यक की संस्कृति तो वैसे भी बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि इसमें प्रत्येक नागरिक का यूज किया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आते हैं। यही क्वेश्चन पीछे प्रीवियस ईयर पूछा गया है कि क्या अनुच्छेद 29 क्या केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। यहाँ अल्पसंख्यक यूज किया गया है क्योंकि बहुसंख्यक की संस्कृति तो वैसे भी बनी रहेगी, प्रभावित किसकी होगी, अल्पसंख्यक की, यानी माइनॉरिटीज की। तो इसीलिए यहाँ प्रत्येक नागरिक यानी कि अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, दोनों को अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि इसमें यूज वर्ड अल्पसंख्यक किया गया है, लेकिन इसमें प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक नागरिक का भी तो इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक नागरिक में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों शामिल हो गए। तो अनुच्छेद 29 वर्ड अल्पसंख्यक है लेकिन दोनों को प्राप्त है, अल्पसंख्यक को और बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा में पहला ये है ना, कहा गया है कि विशेष भाषा लिपि, ये विशेष भाषा लिपि और इसकी सांस्कृतिक संरक्षण करेंगे। ये सामूहिक अधिकार है, सामूहिक अधिकार प्रदान करता है, सांस्कृतिक रूप से सामूहिक अधिकार प्रदान करता है। और ये किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में उसके साथ भेदभाव हो जाए, तो ये व्यक्तिगत अधिकार देता है। तो सांस्कृतिक रूप से सामूहिक अधिकार किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 29 के 1 में, और व्यक्तिगत अधिकार किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 19 के 2 में। तो ये 2-3 बातें हैं जो थोड़ी क्वेश्चन पेपर सेटर जो होते हैं वो थोड़ा डीप पूछ लेते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक वर्ड का यूज़ किया गया है लेकिन इसमें बहुसंख्यक भी शामिल है। और ये पहला वाला क्लॉज ये सामूहिक सांस्कृतिक संरक्षण देता है और दूसरा व्यक्तिगत, क्योंकि भेदभाव व्यक्ति के साथ होगा ना, और संरक्षण सब लोग मिलके करेंगे सामूहिक रूप से। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने पसंद की संस्था खोलने का अधिकार देता है, खोल सकते हैं। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उन्हें संचालित का मतलब वही प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30(2) राज्य को शिक्षण संस्थाओं में विभेद का निषेध करता है। मतलब शिक्षण संस्थान, राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान पे इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो अल्पसंख्यक का है या बहुसंख्यक का है। राज्य अगर निधि अपनी सहायता देता है तो वो ये आधार नहीं लेगा कि ये अल्पसंख्यक द्वारा खोला गया शिक्षण संस्थान है या बहुसंख्यक द्वारा खोला गया शिक्षण संस्थान है। तो इसमें भी मैंने आपको 2 बताए थे, पहले वाले में सांस्कृतिक आपको अधिकार है और भेदभाव का निषेध है। इसमें भी 2 हैं कि आप शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, आर्टिकल 30 का 1 कहता है, और दूसरा राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। इस अनुसार राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान को सहायता प्रदान कर सकता है। सहायता देने में वो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक का है या बहुसंख्यक का। अब एक चीज़ और नोट करो, जो संविधान है उसमें अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक लिखा गया है ना यहाँ पे, लेकिन जो संविधान है उसमें अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उसमें अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ को यूज़ किया गया है, तो माइनॉरिटीज़ का क्या अर्थ है, तो हमारे संविधान में माइनॉरिटीज़ को बताया नहीं गया है, माइनॉरिटीज़ को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अनुच्छेद 31, ये 81 नहीं है 31। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई थी। पैतृक संपत्ति का मतलब वही है जैसे पिता की संपत्ति फिर बेटे को मिल जाती है, ठीक है। तो पैतृक संपत्ति का मतलब यह है जो हमें दी गई है, ठीक, जो हमें दी गई है पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति। और इससे पहले जो अनुच्छेद 19 का F था
वो अर्जित संपत्ति, जो किसी व्यक्ति ने खुद से ली है वो अर्जित संपत्ति, और इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। मूल अधिकार था, परंतु जब कौन सा 44वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया, और ये आर्टिकल 300 क्या में है, आर्टिकल 300A। ठीक, तीनों आर्टिकल समझ में आए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मैंने 25 से 28 आपको पढ़ाई दिया था। फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 30 और 31, अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं, और 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसमें आपका एक टॉपिक और बचता है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 से 35 तक, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार 12 से 35 तक मिले हुए, 12 से 35 तक हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, 12 से 35 तक प्राप्त है, मैंने आपको करा दिए 12 से 31 तक। अब आपके 3 बच रहे हैं, 4, 32, 33, 34 और 35। इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वरना एक लेक्चर में सब कुछ पढ़ाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए इसको अब आपका एक टॉपिक बच रहा है, वो अगले लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नोट ज़रूर बना लेना, जो मेरे यहाँ पे रिटन है उसके भी नोट्स बना लेना, और बाकी मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू सो मच।